चंद दिन बाद बूढ़ा अब्बास अपनी दोनों बेटियों यानी शहजादी हुमैरा और मरियम के हमराह अदरना के एक महल्ले में मुंतकिल हो गया। उर्बान भी उनके साथ था। शहजादी हुमैरा के पास इसके कीमती जेवरात थे, जिन्हें बेचकर उन्होंने सराय के मालिक की मदद से एक खूबसूरत मकान खरीदा। बूढ़े अब्बास ने वसीला रोजगार के तौर पर उन्हीं पैसों से छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। उर्बान की तनख्वाह भी उसी घर में आने लगी और यूं ये लोग अदरना में रिहाइश पजीर हो गए। उर्बान ने अभी तक बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल न किया था, लेकिन फिल हकीकत वो दिल से मुसलमान हो चुका था। इसी इसना में सुल्तान मुराद खान सानी दूसरी मर्तबा गोशा नशीन हो गया। उसने अपने 9 उम्र बेटे शहजादा मोहम्मद को फिर तख्त नशीन किया। कासिम को इसका खास मुशीर मुकर्रर किया और खुद दोबारा ईदीन चला गया। अब हालात की सूरत बड़ी अजीब थी। कासिम को किसी हद तक यकीन हो चला था कि मार्सी शहीद हो चुकी है। बोस्निया की शहजादी ने अपने आप को जाहिर न किया था। उन्हें आडे शाह लाडिस्लास की हलाकत के बाद हंगरी का तख्त खुद संभाल चुका था। मार्सी शहीद न हुई थी और वो जिंदा सलामत सिकंदर बेग के महल में पहुंच चुकी थी, जबकि तबीब सलीम पाशा अभी तक अधरना में मौजूद था और उसके जासूस होने का राज किसी को मालूम न था। जो ही सुल्तान दोबारा गोशाए उज़लत जा बैठा और 9 उम्र शहजादा तख्त नशीन हुआ, सलीम पाशा का काम फिर आसान हो गया। अब अबू जाफर तो अदरने में न था, लेकिन सलीम पाशा को अबू जाफर की जरूरत भी न थी। उसने अबू जाफर से ज्यादा तेजी दिखाई और सुल्तान की अदम मौजूदगी से फायदा उठाकर यनीचरी में फिर से बगावत का बीज बो दिया। उसने मुद्दतों पुराना तनख्वाहों का मसला पैदा करके नौजवान सिपाहियों में शरारत की आग लगा दी। ये आग जंगल की आग की तरह फैली और इसने देखते ही देखते पूरी सल्तनत को अपनी लपेट में ले लिया। ये 1445 ईस्वी के आगाज का वाकया है। सलीम पाशा को बगावत फैलाने में इसलिए भी आसानी मुयस्सर आई कि अबू जाफर गुज़श्ता 20 सालों से इसी साजिश के ताने बाने बुनता रहा था। सिपाहियों की बगावत से उस्मानी सल्तनत लरस कर रह गई। 9 उम्र सुल्तान मोहम्मद खान बौखला गया। शहर में बागियों ने बलवाइयों का रूप धार लिया और देखते ही देखते हंसते बसते खुशहाल अदरने को एक दहशतज़दा शहर बना दिया। हर तरफ बलवाइयों के जत्थे कत्लो गारत करने लगे और जगह जगह सरकारी इमलाक को नजर आतिश किया जाने लगा। ये सूरत हाल सुल्तान मोहम्मद खान के लिए इंतहाई परेशान कुन थी। उसे कुछ सुझाई ना देता था कि वो इस बगावत पर कैसे काबू पाए। बहराम खान शहर भर में दौड़ दौड़ कर थक गया था, लेकिन वो इस साजिश के सरगना को ना पकड़ सका। कोतवाले शहर भी जगह जगह छापे मार रहा था, लेकिन बात थी कि बनती नजर न आती थी। इस मर्तबा कासिम भी कुछ न कर सका, क्योंकि अब वो शाही सराग रसान नहीं था और मार्सी की जुदाई ने उसे जहनी तौर पर मफलूज कर रखा था। यनीचरी टूट फूट का शिकार होने लगी और सल्तनत उस्मानिया की सालमियत को एक मर्तबा फिर खतरात लाहक हो गए। उमराए सल्तनत 9 उम्र सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए और उसे एक मर्तबा फिर सुल्तान मुराद खान सानी को वापस बुलाने पर आमादा कर लिया। इस मर्तबा भी 9 उम्र सुल्तान ने कासिम बिन हिशाम को ये जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन इस मर्तबा कासिम के हमराह ख्वाजा खैरी की बजाय उसका अपना भाई ताहिर बिन हिशाम था। सुल्तान मोहम्मद खान का हुक्म मिलते ही ये दोनों भाई आए-दीन की तरफ रवाना हो गए। ये जुमे का रोज था। लोग डर के मारे दुबक कर घरों में बैठे थे। शहर की गलियों में यनीचरी के बागी दस्ते दुनदुनाते फिर रहे थे। कभी किसी गली से कोई जुलूस नमूदार होता जो नारे लगाता, पत्थर फेंकता और आग लगाता चला जाता। बलवाइयों ने कोतवाले शहर को यरगमाल बना लिया था। फिलहकीकत इन हालात की असल बागडोर सलीम पाशा के हाथ में थी। हालांकि वो खुद हमा वक्त 9 उम्र सुल्तान मोहम्मद खान के नज़दीक मौजूद रहता। वो सिर्फ शाही तबीब ही न था, उमायदीन सल्तनत में भी उसको अच्छा खासा मकाम हासिल था। जिस वक्त सुल्तान मोहम्मद खान ने कासिम बिन हिशाम को ऐदीन की तरफ रवाना किया, सलीम पाशा वहीं मौजूद था। उसके लिए ये खबर कि सुल्तान मुराद खान सानी को वापस बुलाया जा रहा था परेशान कुन थी। लेकिन कासिम और उसके भाई के ऐदीन रवाना होने की खबर सुनकर न जाने क्यों उसकी आंखों में एक मक्काराना सी चमक लहराई। और फिर जब कासिम ताहिर के साथ सुल्तान को लाने के लिए ऐदीन चला गया, तो सलीम पाशा फौरन अपने खुफिया गुमाश्तों को तलब करके हुक्म दिया, कासिम बिन हिशाम और ताहिर बिन हिशाम अदरना से जा चुके हैं। तुम लोग उनके घर का ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि शहर में फैले फितनागर और बलवाई उनके अहले खाना को कोई नुकसान पहुंचा दें। इसके होंठों पर मक्काराना मुस्कुराहट तैर रही थी और आंखों में शैतानियत रक्सा थी। वो बगावत का सरगना था और अदरना में अबू जाफर का नायब था। इसके खुफिया गुमाश्तों ने इसकी बात का मतलब बखूबी समझ लिया और फौरन तामील करने के लिए चल खड़े हुए।
सलीम पाशा के हुक्म से तकरीबन 1 घंटा बाद बलवाइयों का एक दस्ता जो लगभग 50 अफराद पर मुश्तमिल रहा होगा, नारे मारता और तोड़-फोड़ करता हुआ कासिम के घर के सामने पहुंचा। ये लोग एक तयशुदा मंसूबे के तहत यहां आए थे। कासिम के घर पर मौजूद अफराद खाना ने गली में जुलूस का शोर-गुल सुना और ये सोचकर अंदर से दरवाजे बंद कर लिए कि बलवाइयों का गिरोह तखरीबकारी की गर्ज से घर में न घुस आए। छोटे बच्चे उमर और अली बेखौफ व खतर मकान की छत पर चढ़ गए और गली में मौजूद जुलूस देखने लगे। कासिम के बूढ़े बाप हिशाम ने ऐदे रफ्ता को आवाज़ दी और नंगी तलवार हाथ में लेकर अपनी बीवी, बहू और पोतों की हिफाजत के लिए घर के बंद दरवाजे के पास सीना तान कर खड़ा हो गया। मारसी की अधेड़ उम्र खादमा भी इस घर में मुकीम थी। बलवाई दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे को धड़धड़ाना शुरू कर दिया। हिशाम के आसाब तन गए और उसके जहन में अनजाने खतरे की घंटियां बजने लगीं। उसका दिल कह रहा था कि कोई सानहा होने वाला है। बलवाई अभी दरवाज़ा धड़धड़ा रहे थे कि सुकैना की बीवी सकीना दौड़ती हुई एक कमरे में गई और अपने शौहर की कमान और तीरों से भरा तरकश उठाकर एक दरीचे में जा बैठी। हिशाम की बीवी और कासिम की मां को बच्चों का ख्याल आया तो वो दौड़ती हुई छत पर गई और बच्चों को पुकारने लगी। उमर और अली अब तमाशा देखने की बजाय खौफ के आलम में एक पर्दे के साथ चिपक कर सहमे बैठे थे। बलवाइयों ने दरवाज़ा धड़धड़ाते हुए दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ देंगे कहना शुरू कर दिया, लेकिन बूढ़े हिशाम की गरजदार आवाज़ सुनकर एक मर्तबा तो बलवाइयों के पूरे गिरोह को जैसे सांप सूंघ गया। हिशाम ने कहा था, गद्दारों, दरवाज़ा तोड़कर तुम अपनी मौत को आवाज़ दोगे। अंदर दाखिल होने से पहले 1000 बार सोच लेना कि तुम्हारे सामने वादी हिजाज का माया नाज शमशीर जन हाशाम बिन अदी खड़ा है। लेकिन चंद सानिये बाद बिलवाइयों के गिरोह में मौजूद 3-4 नकाब पोशों ने हिशाम के घर का दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। अब हिशाम के एसाब पूरी तरह तन गए। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो सीधा तन कर खड़ा हो गया। इसी असना में दरवाजे का एक पट गिरा और तीनों नकाब पोश बिलवाई अंदर घुसते चले आए। लेकिन बूढ़ा हिशाम किसी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह उनके रास्ते में डट गया। उसकी तलवार जब जब वार करने के लिए बुलंद होती तो उसके हलक से खालिस अरबी लहजे में अल्लाह अकबर का नारा निकलता। अब सूरत हाल ये थी कि एक अकेला बूढ़ा हिशाम अपनी लंबी तलवार पर बैक वक्त कई बिलवाइयों को रोके हुए था। किसी की मजाल न थी कि कोई एक कदम भी आगे बढ़ पाता। कैसर के जासूसों को महसूस होने लगा कि जैसे तन्हा ये शख्स उनके इरादों को नाकाम बना देगा। हिशाम की एक तलवार बिलवाइयों की कई तलवारों को रोके हुए थी। उसी असना में अंदरूनी कमरे के दरीचे से सनसनाता हुआ एक तीर आया और एक नकाब पोश की गर्दन में पैवस्त हो गया। नकाब पोश किसी बैल की तरह डिकराता हुआ जमीन बोस हुआ ही था कि एक और सनसनाता हुआ तीर बलवाइयों की तरफ लपका। इधर हिशाम की तलवार भी यके बाद दीगरे बलवाइयों के बाजू और गर्दनें काट रही थी। आसमान की आंखें देख रही थीं कि हिशाम की जवानी फिर से लौट आई थी। सकीना दरीचे से ताक ताक कर ऐसे तीर चला रही थी कि बलवाइयों के लिए ड्योड़ियों में जमकर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो कदम ब कदम पिस्पा होने लगे। ये देखकर हिशाम की हिम्मत और बढ़ी और उसने उछलकर दराज कद नकाब पोश पर कड़ी तलवार का वार कर दिया। नकाब पोश की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। यही शख्स बलवाइयों का सरदार था। बलवाइयों ने अपने सरदार को गिरते देखा तो उल्टे कदमों बाहर भागे और आन की आन में ड्योढ़ी खाली हो गई। अब बूढ़ा हिशाम अपनी खून आलूद तलवार लहराता हुआ दरवाजे में आकर खड़ा हो गया और बुज़दिल बलवाइयों को ललकारने लगा। आज उसने अपनी शमशीर जनी के वो जोहार दिखाए थे कि अगर उसके बेटे उससे लड़ता हुआ देख लेते तो अब भी उसकी महारत का लोहा मान जाते। लेकिन बलवाइयों का खतरा अभी दूर ना हुआ था। हिशाम ने गिरे हुए दरवाजे के पट को उठाकर फिर उसी जगह फंसा दिया जहां से वो गिरा था और घर के दरवाजे को इस तरह नापुख्ता तौर पर बंद कर दिया। अभी हिशाम पूरी तरह मुतमईन नहीं था। चुनाचे उसने मोहलत मिलते ही अपने अहले खाना को पड़ोसियों के यहाँ मुंतकिल करने का इरादा किया ताकि अगर बलवाई दोबारा हमला आवर हों तो घर की खवातीन और बच्चे महफूज रह सकें। लेकिन सुकैना ने अपना मोर्चा छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अब्बा जान, मैं आपके शाना बिशाना दुश्मन का मुकाबला करूंगी। हम अम्मी जान, बच्चों और गजाला की खादमा को हमसायों के घर में भेज देते हैं। बच्चे और हिशाम की बीवी अब नीचे उतर आए थे, लेकिन उनके चेहरों पर खौफ और दहशत की जर्दी छा गई थी। हिशाम को ये अच्छा न लगा। उसने उमर और अली से मुखातिब होकर कहा, उमर और अली, डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम्हारे बूढ़े दादा ने सारे दुश्मनों को भगा दिया। याद रखो, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। बच्चों को दादा की बात से हौसला मिला ना मिला,
लेकिन वो अगले चंद लम्हों में पड़ोस के घर में मुंतकिल हो चुके थे। उनके पड़ोस में भी एक बूढ़े सालार का घर था। बूढ़ा सालार खुद तो मर चुका था, लेकिन उसके घर की खवातीन और एक बेटा यहां रहते थे। घर में उस वक्त खवातीन के अलावा सिर्फ एक खादिम था। हिशाम ने उसे इंतहाई उजलत में कुछ बातें समझाईं और अपने अस्तबल से एक उम्दा घोड़ा देकर किसी जानिब रवाना कर दिया। उस पूरे दौरानिये में गली खाली पड़ी रही थी। बलवाई जा चुके थे, लेकिन उनकी वापसी का खतरा मौजूद था। अगर शहर की गलियों और बाजारों में जगह जगह बगावत, फसादात और आतिशबाजी ना होती तो हिशाम भी किसी और जानिब चल पड़ता, लेकिन अदरने शहर तो बला का समा पेश कर रहा था। चुनाचे हिशाम ने अपने घर में रहकर दुश्मन का मुकाबला करना ही मुनासिब समझा। उधर सलीम पाशा को जब यह खबर मिली कि कासिम और ताहिर के बूढ़े बाप ने बागियों के 50 अफराद पर मुश्तमिल दस्ता के दांत खट्टे कर दिए हैं, तो वो बेचोताब खाकर रह गया। उसे बेहद गुस्सा आया और वो अपने मातहत बागियों को बुरी तरह डांटने लगा। वो कासिम की अदम मौजूदगी से भरपूर फायदा उठाना चाहता था। चुनाचे वो नाकामी की खबर मिलते ही फौरन उठा और अपने चेहरे पर ढाटा बांधकर खुद उस शैतानी मिशन की तकमील के लिए चल खड़ा हुआ। इस मर्तबा उसके हमराह आम बलवाई ना थे, बल्कि येनीचेरी के बेहतरीन तलवारबाज थे, और ये लोग घोड़ों पर सवार थे। वो हर हाल में कासिम को सदमा पहुंचाकर मफलूज करना चाहता था। घुड़सवारों का ये दस्ता तेजी के साथ कासिम के महल्ले की तरफ उड़ा चला जा रहा था। हिशाम अभी तक पिछली लड़ाई की थकन भी दूर न कर सका था कि सलीम पाशा का नकाब पोश दस्ता उसके दरवाजे का पट गिराता हुआ अंधाधुंध अंदर दाखिल हुआ। हिशाम ने हस्बे साबिक उनका इस्तकबाल ढ्योड़ी में ही किया और सकीना ने भी कमान के चिल्ले पर चढ़ा तीर छोड़ दिया। लेकिन इस मर्तबा शायद किस्मत बूढ़े हिशाम का साथ देने से इनकार कर चुकी थी। उसने गद्दारों का जान तोड़ मुकाबला किया। पे दर पे 3 बेहतरीन सिपाही वासिले जहन्नम कर दिए। सकीना की बौछार से भी कई सिपाही जख्मी हुए, लेकिन सिपाहियों की तादाद ज्यादा थी और हिशाम के बूढ़े बाजुओं में सकत खत्म हो चुकी थी। बिलाखिर हिशाम की तलवार दुश्मन के वार रोकने में नाकाम हो गई और बूढ़ा अरब शमशीर जन आखिर दम तक मर्दाना वार लड़ता हुआ शहीद हो गया। हिशाम के गिरते ही सलीम पाशा के दहशतगर्द पूरे मकान में फैल गए। सलीम पाशा खुद अभी तक सही सलामत था। उसने खुद अमली तौर पर हिशाम के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया था। जिस कमरे में सकीना थी, दहशतगर्द उस कमरे में दाखिल होने से हिचकिचा रहे थे। सकीना भी अब कमान छोड़कर तलवार उठा चुकी थी। वो अपने कमरे में दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी थी। दहशतगर्द हिचकिचाते हुए कमरे में दाखिल हुए। सबसे आगे एक नकाब पोश था और उसके पीछे सलीम पाशा तलवार सोंध कर दाखिल हो रहा था। वो एहतियात से कमरे में दाखिल हुए, लेकिन उनकी एहतियात उनके किसी काम न आई। सकीना किसी भूखी शेरनी की तरह दरवाजे के अकब से निकली और झपटकर नकाब पोशों पर हमला कर दिया। उसने पहले ही वार में अगले नकाब पोश का काम तमाम कर दिया और किसी माहिर और मुशाक तलवारबाज की तरह सलीम पाशा पर हमला आवर हुई। सलीम पाशा उसकी फुर्ती और चाबक दस्ती देखकर बौखला गया। वो एक तबीब था, सिपाही ना था, जबकि सकीना हिशाम की बहू और ताहिर की बीवी थी। उसने सकीना की झपट पलट देखी तो डरकर पीछे हट गया, लेकिन उससे पहले कि वो खुद को बचाकर पूरी तरह पीछे हटता, सकीना का दीवाना वार हमला काम कर गया और सकीना की तलवार तबीब के तलवार वाले हाथ पर पड़ी। तलवार सलीम पाशा के दस्ते पर गिरी और उसके हाथ की 3 उंगलियां काटती हुई फर्श से जा टकराई। सलीम पाशा किसी ज़बा होती हुई बकरी की तरह चीखा और अपना हाथ पकड़कर चिल्लाता हुआ एक कोने की तरफ भागा। अब वो निहत्था था। सकीना उसके पीछे लपकी, लेकिन उस तक ना पहुंच सकी, क्योंकि अकब से 3-4 नकाब पोशों ने बैक वक्त उस दिलेर खातून पर हमला कर दिया था। सकीना 3-4 तलवारों को एक साथ ना रोक सकी और बुरी तरह जख्मी हो गई। उसका बायां कंधा कट चुका था और सर पर भी तलवार की कारी जर पड़ी थी। एकदम उसकी आंखों के सामने सितारे से नाचने लगे और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। नकाबपोश इस बहादुर औरत की जानिब से मुतमईन होकर तबीब सलीम पाशा की मदद को पहुंचे, क्योंकि वो दर्द की शिद्दत से बुरी तरह लोटपोट हो रहा था। इस इसना में बाकी के हमला आवर भी उसी कमरे में आ गए। उन्होंने पूरा घर अच्छी तरह छान लिया था। घर में उन दोनों के अलावा और कोई ना था। सलीम पाशा ने दर्द से कराहते हुए कहा, इतनी जल्दी बाकी लोग कहाँ जा सकते हैं?
यकीनन वो लोग पड़ोस के मकान में होंगे। तुम फौरन आसपास के दोनों मकान पर हमला कर दो। सलीम पाशा की बात अभी मुकम्मल ना हुई थी कि बाहर गली में दौड़ते हुए घोड़ों की आवाज सुनाई दी। ये सब लोग चौंकने हो गए और सलीम पाशा की छठी हिस्स खतरे का अलार्म बजाने लगी। उसने एक लम्हे की देर भी मुनासिब ना समझी और बाहर की तरफ लपका। उसके सिपाही उसके पीछे थे। वो गली में पहुंचे ही थे कि उन्हें एक जानिब से घुड़सवार सिपाहियों का एक दस्ता इसी जानिब आता दिखाई दिया। दस्ता उन लोगों के सरों पर पहुंचने ही वाला था। ये वही लोग थे जिन्हें बुलाने के लिए हश्शाम ने पड़ोसियों के खादिम को रवाना किया था। ये आगा हसन के सिपाही थे। कासिम बिन हश्शाम के दोस्त आगा हसन ने दहशतगर्दों को कासिम के मकान से निकलते देखा और नरा मारते हुए उन पर हमला करने के लिए घोड़ा बढ़ा दिया। लेकिन सलीम पाशा के सिपाही उन लोगों से लड़ने की हिम्मत ना कर सकते थे। चुनाचे वो सब दुम दबाकर भागे। आगा हसन ने उन्हें ललकारते हुए अपना घोड़ा उनके पीछे डाल दिया और बहुत जल्द कासिम के बाप और भाभी के कातिलों को जा लिया। उन्होंने आन की आन में तमाम दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। लेकिन सलीम पाशा निकल चुका था। वो सबसे पहले बाहर आया था और सबसे पहले अपने घोड़े से सवार होकर यहां से फरार हो गया था। आगा हसन दहशतगर्दों से निमटकर वापस लौट आया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके जहन में तरह तरह के ख्यालात पैदा हो रहे थे। कहीं दुश्मन ने कासिम के अहले खाना को कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो। यही सोचता हुआ वो कासिम के घर में दाखिल हुआ और डेवड़ी में ही उसका दिल धक से रह गया। कासिम का बाप हिशाम अपनी तलवार के दस्ते को मजबूती से पकड़े डेवड़ी में ही लहू लुहान पड़ा था। उसके चेहरे पर अब भी बला का रोब था। उसके दाएं बाएं दहशतगर्दों की कई लाशें पड़ी थीं, जिन्हें उस अकेले शख्स और उसकी बहू ने मिलकर जहन्नम रसीद किया था। घर में मौत का सन्नाटा था और हर तरफ खून की लकीरें बह रही थीं। आगा हसन गमजदा दिल के साथ आगे बढ़ा और उसने बूढ़े हिशाम की लाश को उठा लिया। अब वो अंदर के कमरों की जानिब बढ़ रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि कासिम के अहले खाना शहीद हो चुके हैं। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे एक खातून की लाश नजर आई, जिसका सर और कंधा जख्मी था और बावकार खातून भी अपनी शमशीर अपने हाथ में लिए औंधे मुंह पड़ी थी। कमरे में एक नकाब पोश की लाश भी पड़ी थी और फर्श पर खून ही खून था। आगा हसन के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसे रह रहकर ख्याल आ रहा था कि वो अपने दोस्त कासिम के घर वालों को न बचा सका। घर का सामान बुरी तरह बिखरा पड़ा था और हर चीज पर सुर्ख लहू के छींटे थे। वो अभी तक गुमसुम खड़ा कमरे का जायजा ले रहा था। उसने हिशाम की लाश एक तख्त पर रखी और अपने साथियों को पूरे मकान का जायजा लेने के लिए कहा। अचानक उसे एक निस्वानी कराह सुनाई दी। ये गालिबन सकीना की आवाज़ थी। वो उछलकर जख्मी सकीना की जानिब भागा। गोया खातून अभी तक जिंदा थी। वो तेजी से उसके करीब पहुंचा और औंधी पड़ी खातून को एहतियात के साथ सीधा कर दिया। सकीना की आंखें खुली थीं। वो होश में आ चुकी थी। उसने आगा हसन को देखा और मध्यम सी आवाज़ में कुछ बड़बड़ाई। आगा हसन ने फौरन कहा, मैं आगा हसन हूँ, कासिम का दोस्त। बच्चे कहाँ हैं? अब सकीना के चेहरे पर एक आरिफाना सी मुस्कुराहट नजर आई। उसने सर ऊपर उठाने की कोशिश की तो आगा हसन ने तेजी से आगे बढ़कर उसका सर अपने बाजू पर रख लिया और आवाज़ देकर अपने एक सिपाही से पानी लाने के लिए कहा। सकीना हसरत भरी नज़रों से उसको देख रही थी और होंठों से इंतहाई मध्यम और नहीफ आवाज़ में कुछ अल्फाज निकल रहे थे। आपने पहुंचने में देर कर दी। जिंदगी अलविदा होना चाहती है। बच्चे पड़ोस के घर में थे। हमने खूब मुकाबला किया। अब्बा जी शहीद हो चुके हैं। वो बहुत से नकाब पोश थे। 2 मर्तबा हमला आवर हुए थे। मैंने उनके सरदार को जख्म। सकीना की सांसें उखड़ने लगीं। आगा हसन का साथी पानी ले आया था। आगा हसन पानी का प्याला सकीना के होंठों से लगाने लगा। कुछ पानी तड़पती हुई सकीना के मुंह में गिरा और कुछ बाहर बह गया। पानी के कतरे सकीना के हलक में उतरे तो वो एक बार फिर संभली और कहने लगी, मेरे बच्चे ले आओ। मेरे बच्चे कहाँ है? आगा हसन ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पड़ोस के घर से बच्चों को ले आए। वो सकीना को तसल्ली देने लगा, बहादुर खातून, हम सब सिपाही आपकी अजमत को सलाम करते हैं। आप घबराइए मत। आप सिर्फ जख्मी हैं। मैं अभी आपको तबीब के पास ले चलता हूं। लेकिन उसकी आंखों में मायूसी की झलक थी। उसे अपने जिंदा बच रहने की कोई उम्मीद न थी। कुछ ही देर बाद घर के सहन में कासिम की मां के रोने की आवाज सुनाई दी। लगता था सकीना के बच्चे आ गए थे। ये बड़ा दर्दनाक समा था। उमर और अली गुमसुम कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे हल्दी की तरह जर्द हो रहे थे। नन्हे उमर और अली अपनी शहीद होती हुई मां से मिलने जा रहे थे। आगा हसन से ये मंजर देखा ना गया।
बच्चे माँ के पास आए और माँ के साथ लगकर बैठ गए। कासिम की माँ भी रोती हुई कमरे में दाखिल हुई। अचानक किसी ख्याल के तहत आगा हसन ने अपने सिपाहियों से कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके एक आरामदा बग्घी ले आओ, हम इन्हें सबसे अच्छे तबीब के पास ले चलते हैं। लेकिन आगा हसन पूरी तरह पुरुम्मीद नहीं था। सिपाही बिजली की तरह दौड़ते चले गए। सकीना ने बच्चों को देखा तो एक हाथ उठाकर उनके रुखसारों को छूने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। उसका उठा हुआ हाथ गिर गया और वो फिर बेहोश हो गई। आज कासिम के घर में करबो बला का समा था। मार्सी की खादमा एक दहलीज में बैठी सिसकियां लेकर रो रही थी। अड़ोस पड़ोस के मर्दो खवातीन भी यहां आ चुके थे। इस मर्तबा सकीना पर ज्यादा देर के लिए गशी तारी हुई। इतनी देर तक के सिपाही भग्गी लेकर आ गए और फिर बहुत ही कम वक्त में सकीना शहर के बड़े तबीब सलीम पाशा के मतब पर पहुंचा दिया था। लेकिन सलीम पाशा का मतब बंद था। आगा हसन ने कोचवान को हुक्म दिया कि वो भग्गी को सलीम पाशा के घर ले जाए। शहर में फैली बगावत की वजह से गलियां और बाजार बंद थे। इक्का दुक्का जो लोग नजर आते उनके चेहरों पर खौफ व हरास और दहशत दिखाई देती। बिलाखिर सलीम पाशा का घर भी आ गया। सलीम पाशा घर पर ही मौजूद था, लेकिन उसने नासाजियत तबाह के बायस जख्मी खातून का इलाज करने से इनकार कर दिया। अब आगा हसन के लिए जबरदस्ती करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी तलवार न्याम से निकाली और सलीम पाशा के खादिम से कहा, तबीब को फौरन बुलाओ, वरना सिपाही घर में घुसकर जबरदस्ती करेंगे। तुम जानते हो शहर में बगावत और अफरा तफरी का आलम है। फौरन जाओ और मेरे हुक्म की तामील करो। खादिम अंदर की तरफ दौड़ा। इसी असना में सकीना को फिर होश आ गया, लेकिन इस मर्तबा इसकी सांसें ज्यादा तेजी से उखड़ने लगीं। इसका सीना धौंकनी की तरह चलने लगा। शायद इसका आखिरी वक्त आ पहुंचा था। आगा हसन ने सकीना की हालत देखी तो बेधड़क सलीम पाशा के घर में दाखिल हो गया। सलीम पाशा पहले ही बाहर की तरफ आ रहा था। उसके दाएं हाथ पर बड़ी सी पट्टी बंधी थी और चेहरा हल्दी की मानिंद जर्द हो रहा था। इसके कदम भी इंतहाई सुस्त और पूरा जिस्म लागर था। आगा हसन की धमकी से वो मरीजा को देखने के लिए चला आया। आगा हसन इसे लेकर तेजी के साथ बग्घी में लेटी सकीना के पास पहुंचा, लेकिन सकीना के चेहरे पर नजर पड़ते ही सलीम पाशा के होश उड़ गए। जो औरत उसकी आंखों से सामने मर चुकी थी, वो फिर जिंदा होकर उसी के हाथों तंदुरुस्त होने के लिए उसके सामने आ चुकी थी। इसके रहे सहे हवास जाते रहे। उसे ऐसे लगा जैसे मरीजा नहीं बल्कि मौत उसके सर पर आ चुकी है। इस गैर मुतवक्को और अचानक मुलाकात ने उस पर सख्ता सा तारी कर दिया। वो एकटक घूर घूर कर सकीना के चेहरे को देख रहा था। इसी असना में सकीना की झुकी हुई पलकें उठीं और इसकी नज़र सलीम पाशा पर पड़ी। अगरचे हमले के वक्त सलीम पाशा के चेहरे पर निकाब था, लेकिन फिर भी इसकी आंखें देखकर दम तोड़ती हुई सकीना हैरत ज़दा रह गई। उसने पूरी कुव्वत से आंखें खोलने की कोशिश की और हाथ उठाकर उंगली के इशारे से सलीम पाशा से कुछ कहना चाहा, लेकिन उसे शिद्दत हैरत से एक जोरदार हिचकी आई और उसने दम तोड़ दिया। आगा हसन के लिए मुअम्मा अजीब था। उसे यूं लगा जैसे सकीना आखिर वक्त में तबीब को कुछ बताना चाहती थी। वो ये ना समझ सका कि सकीना तबीब को पहचान चुकी थी। सकीना ने आखिरी हिचकी ली तो आगा हसन के सीने से एक ठंडी सांस खारिज हुई। वो बेहद गमज़दा और परेशान था। इसी परेशानी में वो सलीम पाशा की हालत पर गौर न कर सका। उसने सिपाहियों को सकीना की लाश ले जाने का हुक्म दिया और खुद सर झुकाए पीछे पीछे चलने लगा। कासिम और ताहिर वापस लौटे तो उनकी दुनिया तारीक हो चुकी थी। उनका हंसता बसता घर शाम गरीबा का मंजर पेश कर रहा था। उनका बहादुर और शफीक बाप मनो मट्टी तले दफन था और ताहिर की रफ़ीक़ा हयात उसके दुख सुख की साथी सकीना भी शहर खमोशा की बाशिंदा बन चुकी थी। नन्हे उमर और अली अपनी माँ की याद में रो रोकर हलकान हो गए थे। कासिम और ताहिर के लिए यह सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। वो सुल्तान मुराद खान सानी को वापस लेने के लिए आयदन गए थे। उन्होंने सुल्तान की खिदमत में दारुल सल्तनत में बगावत का कुछ ऐसा नक्शा खींचा कि सुल्तान फिल फौर वापसी के लिए तैयार हो गया। वो सुल्तान को तो गोशा उज़लत से निकालकर अदरना वापस तो ले आए, लेकिन अब शिद्दत गम की वजह से उनका खुद गोशा उज़लत में जाने का वक्त था। कासिम के जहन से गम के बादल कदरे छटे तो गुस्से और इंतकाम के घटाटोप बादल छा गए। वो हर हाल में अपनी भाभी और बाप के कातिल तक पहुंचना चाहता था।
आगा हसन ने उसे उस सान्हे की तफसीली सरगुज़श्त सुना दी थी। उसे अपने पड़ोसियों से भी एक एक बात मालूम हो चुकी थी। उसकी माँ और मारसी की खादमा ने यह बताया था कि हमला आवर नकाब पोश थे, लेकिन न जाने क्यों कासिम के दिल में कोई बात खटक रही थी। उसे आगा हसन ने बताया था कि उसकी भाभी ने दम तोड़ते वक्त हमला आवरों के सरदार को जख्मी करने की बाबत बताया था। आगा हसन से उसे यह भी मालूम हुआ कि तबीब सलीम पाशा ने उसकी भाभी का इलाज करने में देर कर दी थी, लेकिन आगा हसन ने उसे सलीम की हालत और जख्मी हालत के बारे में बताना जरूरी ना समझा था। कासिम सलीम पाशा को पहले ही दिल से अच्छा नहीं समझता था। उसे ये शक था कि शहजादा अलाउद्दीन को सलीम पाशा के साथ कोई पुरअसरार निस्बत थी। वो शब-ओ-रोज इसी तरह की सोचों में गुम रहने लगा। सुल्तान के आने से अधरना में बगावत पर यकदम काबू पा लिया गया था। सुल्तान ने बगावत के बड़े बड़े जिम्मेदारों को आते ही मौत की सजा का हुक्म सुना दिया। उसने बहुत से गैर जिम्मेदार अफसरों को कैद में डाल दिया और यनीचरी के बहुत से बागी सिपाहियों को जुर्म इर्तिदाद कत्ल करवा दिया और बहुत जल्द अदरना का माहौल मामूल पर आ गया। लेकिन सुल्तान को बगावत के असल तारोपूत की समझ ना आ सकी। सलीम पाशा अभी तक जिंदा था और उसके हाथ पर अभी तक पट्टी बंधी थी। उसके दाएं हाथ की 3 उंगलियां कट चुकी थीं और वो अभी तक पूरी तरह सेहतयाब ना हुआ था। सुल्तान ने कई रोज बाद कासिम को बुलवाया। उसने कासिम के अहले खाना की हादसाती मौत पर बेहद अफसोस का इजहार किया और उसको जिम्मेदारी सौंपी कि वो इस बगावत के असल तारोपोत का सुराग लगाए। कासिम खुद यही चाहता था कि उसे सरकारी इख्तियारात मिल जाएं ताकि वो आज़ादी के साथ अपने दुश्मनों को ढूंढ सके। अब वो एक मरतबा फिर सरकारी सुराग रसां था। इस मरतबा बहराम खान और उसके पूरे खुफिया महकमे को बराह रास्त कासिम की मातहती में दे दिया गया। महल में माजूल सुल्तान शहजादा मोहम्मद ने भी कासिम को अपनी हमदर्दी और मोहब्बत का यकीन दिलाया। सानहे के 21वें रोज कासिम के साथ एक अजीब इत्तफाक पेश आया। वो अदरना के बाजारे आहन घरां से गुजर रहा था कि उसकी मुलाकात अरबान के साथ हो गई। ये अदरना का एक तंग सा बाजार था जहां ज्यादातर लोहे और लकड़ी के कारीगरों की दुकानें थीं। इस बाजार में शमशीरें, नेज़े, तीर कमान और दीगर जंगी साजो सामान के अलावा आम रोजमर्रा की चीजें भी तैयार की जाती और फरोख्त होती थीं। कासिम ने पहली नजर में ही अरबान को पहचान लिया, लेकिन अरबान फौरी तौर पर कासिम को ना पहचान सका। लेकिन जब उसकी नजरों में शनासाई की झलक नमूदार हुई तो वो फौरन कासिम के साथ बगलगीर हो गया। कासिम ने सबसे पहले अरबान से माजरत की कि वो अपनी गोनागू मसरूफियात की बदौलत उसको दोबारा मिलने ना आ सका, और फिर उसने अरबान से दरियाफ्त किया कि वो अधरना में अभी तक क्या कर रहा है और कहाँ मुकीम है। अरबान ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसी बाजार में एक बड़े आहंगर के पास काम करता हूँ और अदरना ही के एक मोहल्ले में रिहाइश पजीर हूँ। कासिम अच्छी तरह जानता था कि अरबान बेज़रर है, लेकिन फिर भी एक यूरोपी और ईसाई बाशिंदा होने की वजह से उसके दिल में अरबान की तरफ से शक पैदा हुआ। उसने अरबान का मजीद जायजा लेने के लिए कुछ कहना ही चाहा कि अरबान पहले बोल पड़ा, अरे दोस्त, तुम्हें यह सुनकर हैरत और खुशी होगी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और बगावत के दिनों में जब मैं घर में बंद होकर रह गया था तो मैंने कुरान मजीद पढ़ने की भी कोशिश की। हैरत अंगेज, आपने इस्लाम कबूल कर लिया? अब तो आप मेरे दोस्त ही नहीं, मुसलमान भाई भी हैं, लेकिन ये इनखिलाब कैसे आया और किसकी मेहरबानी से? कासिम के लहजे में वाकई हैरत थी, लेकिन जब उसे अरबान ने अपने मेहरबान का नाम बताया तो कासिम को हैरत को एक और झटका लगा, क्योंकि अरबान ने कहा था, ये इनकलाब मेरी 9 मुस्लिम भतीजियों हुमैरा और मरियम के तुफैल हवनमा हुआ। मेरी भतीजियां बहुत अच्छी हैं, वो खुद और उनका बाप अब्बास भी हाल ही में मुसलमान हुए हैं। हम सब कुरान हकीम पढ़ना चाहते थे, अब हमने अपने लिए एक उस्ताद का इंतजाम कर लिया है, तुम कभी हमारे घर आओ ना। कासिम को यह खबर सुनकर ऐसे लगा जैसे यकदम वो हवा में उठ गया हो। मारे हैरत के उसकी जबान से अल्फाज न निकल रहे थे।